अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू डूइंग गुड। आज की जो वीडियो है वो एक असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड है और असाइनमेंट का जो मेन टॉपिक है वो है के मीन्स क्लस्टरिंग। अब के मीन्स क्लस्टरिंग अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी डिटेल मिल जाएगी और वहाँ पर एक लिंक होगा जिसके ऊपर आप जाकर डिटेल में देख सकते हैं कि ये क्या होता है और इसको हम क्यों और कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो कमिंग बैक टू द मेन वीडियो, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है जो कि के मीन्स क्लस्टरिंग का है और यहाँ पर दो कोड के ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक ये जो भी हाईलाइट हुआ है और एक इसके नीचे वाला ब्लॉक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक नंबर 1 से और हम देखेंगे कि लाइन बाय लाइन हमने क्या जो कोड किया वो क्यों किया है और हमने वो कहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो लाइन नंबर 1 के अंदर मैंने बेसिकली एक लिस्ट बनाई हुई जो कि एम्प्टी लिस्ट है। अब लिस्ट बनाने की वजह ये है कि मैं बेसिकली जो डेटा जिसमें हमने काम करना है वो यूज़र इनपुट लेना चाह रहा हूँ और वो इनपुट मैं इस तरह लूँगा कि मैं बेसिकली पहले लाइन नंबर 3 के अंदर साइज़ दे रहा हूँ और ये साइज़ ये है कि आपने कितनी डेटा वैल्यूज़ एंटर करवानी है, वो साइज़ के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब जब मैं साइज़ के अंदर ले लूँगा, फॉर एग्जांपल आप मेरा प्रोग्राम इस्तेमाल करें तो यूज़र ये प्रोग्राम आपसे पूछेगा कि आपने कितनी वैल्यूज़ एंटर करनी है साइज़ के अंदर। अगर आप 3 डालते हैं तो लूप 3 बार चलेगा। लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 8 तक एक लूप चल रहा है और लेट से आपने 3 एंटर किया था तो लूप 3 बार आइट्रेट करेगा और ये बारी बारी जो वैल्यू होगी वो एलिमेंट के वेरिएबल के अंदर डालता जाएगा इनपुट लेके आपसे और लिस्ट के अंदर डालता जाएगा। अब लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ किस तरह जा रही हैं, एक फंक्शन होता है अपेंड का जो कि लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को डालता रहता है। अपेंड आप नाम से पता लग रहा है कि बेसिकली जोड़ना, मतलब कि जो भी एलिमेंट आ रहा है वो लिस्ट के अंदर डाली जाएगा या जोड़ेगा या स्टोर करेगा, जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो इस तरह ये फंक्शन को इस्तेमाल करेगा लिस्ट डॉट अपेंड और ब्रैकेट्स के अंदर हम पास कर रहे हैं अपनी वैल्यू जो कि हमने अपेंड करवानी है लिस्ट के अंदर। तो ये हमारा बेसिकली सारी इनपुट हो जाएगी, हमारे पास डेटा आ चुका है जो जिसके ऊपर हमने काम करना है। उसके बाद लाइन नंबर 10 के अंदर मैं सिंपल इस लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ ताकि हमारे पास एक कन्फॉर्मिटी या फिर एक श्योरिटी हो जाए कि यार हमने जो एंटर किए हैं वैल्यूज़ वो सही तरह स्टोर हो गई हैं या नहीं हुई। तो ये था हमारा कोड ब्लॉक नंबर 1। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द सेकंड ब्लॉक ऑफ कोड। अब यहाँ पर हम इससे पहले कि इस ब्लॉक को डिस्कस करें, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं के मीन्स क्लस्टरिंग के। होपफुली आपको पता होगा लेकिन फिर भी हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि हमने स्टेप नंबर 1 के अंदर जो वेरिएबल के होता है उसकी वैल्यू को डिफ़ाइन करना होता है। अब वो क्या होता है कि बेसिकली लेट सपोज आपके के को वैल्यू दी है 2, तो अगर आपने के को वैल्यू 2 दी है तो आपने बेसिकली 2 ग्रुप्स बनाने होंगे और उन ग्रुप्स के अंदर आपने डेटा को डिवाइड करना होगा। वो हम डिवाइड किस बेस पे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, लेकिन बेसिकली स्टेप 1 आपको समझाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि स्टेप 1 हमने किस तरह से चलाना है। अब कॉमनली के को 2 लिया जाता है, वेबसाइट्स के ऊपर ऑनलाइन आपको के की वैल्यू 2 मिलेगी। तो यहाँ पर भी मैंने के को 2 लिया, इसका मतलब ये कि डेटा सेट जो मैंने लिया वह इनपुट लूँगा जो यूज़र से, वो मैं 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करूँगा। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि मैं आपको ये बेसिकली बताता हूँ कि हमने किस तरह से डेटा को डिवाइड करना है ग्रुप्स के अंदर। अब हम जो कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो है एक सिमिलैरिटी ऑफ फीचर्स के ऊपर। अब सिमिलैरिटी ऑफ फीचर्स क्या है? सिमिलैरिटी ऑफ फीचर्स ये है कि जो हमारे डेटा वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर किस चीज़ को बिलोंग करेगा। मतलब कि लेट से हमारा डेटा सेट 1 2 3 4 5 है, ये हमारा डेटा वैल्यूज़ हैं सेट के अंदर, लिस्ट के अंदर। अब हमारे पास 2 ग्रुप्स बने हुए हैं और ग्रुप्स के अंदर हम लेते हैं सेंटर पॉइंट्स कह लें या फिर सेंट्रॉइड्स कह लें। अब सेंटर पॉइंट्स के लेते हैं कि लेट से हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, अब हमने उसके डेटा को डिवाइड करना है। अब हमने कोई तरीका अपनाना है कि उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम डेटा को डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो हम इस वजह से सेंटर पॉइंट्स को लेते हैं। सेंटर पॉइंट्स हम क्यों लेते हैं ये अब इसके अंदर आपको पता लगेगा आहिस्ता आहिस्ता। अब लेट से सेंटर पॉइंट मैंने 2 ग्रुप्स लिए हैं तो एक ग्रुप का C1 सेंटर पॉइंट हम ले लेते हैं और दूसरे ग्रुप का C2 ले लेते हैं, ये हम ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम हर एलिमेंट को इन दोनों में से माइनस करेंगे। लेट सपोज मेरे डेटा सेट में पड़ी हैं वैल्यूज़ 1 से लेकर 5 तक और 2 जो ग्रुप्स हैं उनके सेंट्रॉइड पॉइंट्स हैं, एक का 1.5 है और एक का है 2.5। अब लेट से मेरा पहला एलिमेंट है 1, अब 1 को मैं माइनस करूँगा 1.5 में से, इसका आंसर आएगा 0.5 और ये हमारा ग्रुप 1 का जो सेंटर पॉइंट है उसमें माइनस किया 1 को। अब हमारा ग्रुप 2 का जो सेंटर पॉइंट है C2, उसकी वैल्यू है 2.5 सेंटर पॉइंट की और अब मैं 1 को माइनस करूँगा 2.5 में से, तो इसका आंसर आएगा 1.5। तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है जो कि मतलब कि आप कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन करके एक वैल्यू आई है, वो ग्रुप 1 में जब मैंने माइनस किया था वो 0.5 थी और ग्रुप 2 में जब माइनस किया था तो वो 1.5 थी।
तो आप अगर सोचें इस चीज़ को, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 1 नंबर है डेटा सेट में से, वो ग्रुप 1 के साथ ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करता है और ग्रुप 2 से सिमिलैरिटी कम शो करता है, क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस कम है, मतलब कि वो चीज़ ज़्यादा सिमिलर है, ज़्यादा करीब है उसके। तो 0.5 एक डिस्टेंस कम है, 1.5 ज़्यादा है। इस वजह से हम समझते हैं इस चीज़ को कि 1 जो है वो ग्रुप 1 के साथ ज़्यादा बिलोंग करता है और ग्रुप 2 से कम बिलोंग करता है। तो हम जो 1 की वैल्यू है वो ग्रुप 1 में डाल देंगे, और इसी तरह हम हर जो सेट होगा, डेटा सेट की वैल्यूज़ होंगी, उनको हम C1 C2 में माइनस करेंगे और ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते जाएंगे। अब पहली इटरेशन के लिए आप C1 C2 को रैंडमली ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक हार्ड कोड कर दिया C1 C2 को, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। माइनस के अंदर लेनी है माइनस के अंदर ले सकते हैं, वैल्यूज़ को आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब C1 16 है और C2 22 है, और यहाँ पर C3 और C4 है। ये बेसिकली हमारे न्यू सेंट्रॉइड पॉइंट्स होंगे। वो मैं बताता हूँ हमने क्यों इस्तेमाल करने हैं न्यू सेंट्रॉइड पॉइंट्स, और हम मतलब कि मैंने यहाँ पर क्यों बनाए हुए हैं। उसके बाद एक वेरिएबल काउंट का है, वो भी आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्यों इस्तेमाल किया हुआ है। और उसके बाद एक चल रहा है वाइल लूप भी आपको बताता हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता लगेगा कि प्रोग्राम समझ आएगा कि हमने किस तरह से कोई भी चीज़ कहाँ पर क्यों इस्तेमाल की हुई है। उसके बाद मज़ीद कुछ मेरे पास वेरिएबल्स हैं, इनको हम छोड़ दें। अभी हम आते हैं अपने मेन फॉर लूप की तरफ, जो कि लाइन नंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है, और लाइन नंबर 21 से लेकर ये चल रहा है हमारे पास काफ़ी आगे तक, जो कि तकरीबन लाइन नंबर 39 तक जा रहे हैं। अच्छा, तो फॉर लूप की जो बेसिकली कंडीशन है वो ये है कि लिस्ट की लेंथ कितनी है। अब मैं आपको बताया था कि हमने हर डेटा वैल्यू के ऊपर काम करना है, तो मैंने उस लिस्ट की लेंथ निकाल ली है लेंथ के फंक्शन को इस्तेमाल करके, और फॉर लूप वहाँ तक चलेगा। लेट से मेरे पास 5 वैल्यूज हैं डेटा सेट के अंदर, तो फॉर लूप 5 तक चलेगा और हर वैल्यू के ऊपर ही काम ऑपरेट होगा। अब पहली बारी मैं ये कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल लिया x, और x के अंदर मैं अपने डेटा सेट की पहली वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ C1 में से। जैसे कि 1 थी तो मैंने उसको माइनस किया 16 में से, वो आंसर आ गया मेरे पास। अब हमने इसके अंदर एक चीज़ करनी होती है कि हमने बेसिकली मॉड लेना होता है, और मॉड लेने का पाइथन में क्या तरीका होता है, वो एक फंक्शन होता है ABS के नाम से, और इसके अंदर आप पैरामीटर्स में वैल्यू पास करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा वो x के अंदर आएगा माइनस करके, वो मैंने डाल दिया ABS के फंक्शन के पैरामीटर्स के अंदर, और वो फिर मैं असाइन कर रहा हूँ दोबारा x को, ताकि उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। इसी तरह मैं y के अंदर डाल रहा हूँ एक वैल्यू, मतलब कि अब मैं माइनस कर रहा हूँ उसी डेटा सेट की वैल्यू को C2 में से, मतलब कि पहले मैंने 1 को माइनस किया 16 में से, अब मैं 1 को माइनस कर रहा हूँ 22 से, C2 में से, और वो वैल्यू मेरी आ जाएगी y के अंदर। अब मैं कंपेयर करूँगा कि x और y को। अब अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, 1 को माइनस किया मैंने 1.5 में से, और 1 को माइनस किया 2.5 में से। अब जब मैं माइनस करूँगा 1 को 1.5 में से, तो आंसर आएगा 0.5, वो आ गया हमारा x के अंदर, ठीक है। और जब मैंने माइनस किया 1 को 2.5 में से, आंसर आ गया 1.5, वो आ गया y के अंदर। अब जो x और y है बेसिकली वो डिस्टेंस है। अब मैं डिस्टेंस को कंपेयर करना है कि कौन सा डिस्टेंस छोटा है कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास छोटी वैल्यू आती है y के अंदर, ठीक है, मतलब कि लेट से जो भी हमारी 0.5 वैल्यू आ रही थी वो y के अंदर आ जाती है, ठीक है, तो मैं उसको ग्रुप 2 में डाल दूँगा, ठीक है। और अगर मेरे पास छोटी वैल्यू आती है x के अंदर, तो मैं ग्रुप 1 में डाल दूँगा। जैसे कि आपको बताया था, अभी मैंने एग्जांपल दी थी, उसको दोबारा रेफर करते हैं कि 1 को माइनस किया 1.5 में से 0.5 आंसर आया, और 1 को माइनस किया 2.5 में से तो 1.5 आंसर आया। तो छोटी वैल्यू आ रही 0.5 के अंदर, तो 1 को मैं डालूंगा ग्रुप 1 के अंदर, जो क्योंकि वो उससे ज़्यादा बिलोंगिंग शो कर रहा है, ज़्यादा सिमिलैरिटी शो कर रहा है। और अगर छोटी वैल्यू आती हमारे पास C2 में से माइनस करने के बाद, तो इसका मतलब ये था कि जो डेटा सेट की वैल्यू है वो ज़्यादा सिमिलर है टू ग्रुप 2, तो मैं उसको ग्रुप 2 में डालता। तो इसी के ऊपर ये 3 कंडीशंस बेस्ड हैं। इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन y, यानी कि x में बड़ी वैल्यू आ रही है और y में छोटी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि डेटा सेट जो है, डेटा की जो वैल्यू से हम काम कर रहे हैं वो ग्रुप 2 को ज़्यादा बिलोंग कर रहा है, तो हम उसको ग्रुप 2 में डाल देंगे। और उसके बाद मैं एक काउंटर रखा है मैंने L2 और EL2 और EL1 के नाम से। ये बेसिकली काउंटर इस चीज़ के हैं कि मेरे जो ग्रुप हैं उनके अंदर कितनी वैल्यूज़ जा रही हैं, वो मैं आगे हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन ये होगी, और एक हमारे पास एल्स इफ की कंडीशन है x लेस देन y। अगर छोटी वैल्यू y के अंदर आती है तो हमने डालनी है ग्रुप 1 के अंदर, और हम फिर नीचे काउंटर लगा रहे हैं कि EL1 में एक ऐड कर दिया, यानी ग्रुप 1 में एक वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद एक कंडीशन एल्स की है। अब एल्स केस हमने क्यों बनाया हुआ है,
लेट्स सपोज आपने माइनस किया है 1 को सेंट्रॉइड 1 से और 1 को माइनस है सेंट्रॉइड 2 से। फॉर एग्जांपल आपका आंसर सेम आ जाता है, तो उसके अंदर हमने क्या करना है, उसके अंदर सिंपल ये करना है कि आप किसी भी ग्रुप को ले सकते हैं और उसके अंदर वैल्यू को डलवा सकते हैं। मतलब ग्रुप 1 में डलवा दें उस डेटा सेट की वैल्यू को, या ग्रुप 2 में डलवा दें। मैं यहाँ पर ग्रुप 2 में डलवा रहा हूँ, लेकिन आप ग्रुप 1 में भी डलवा सकते हैं। और चूँकि मैं ग्रुप 2 में डलवा रहा हूँ तो मैं EL2 को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ना कि EL1 को। इस तरह हमारा ये जो लूप है वो चलेगा जितनी हमारी डेटा सेट में वैल्यूज़ होंगी, और हमारा डेटा सेट की हर वैल्यू हर ग्रुप में, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 में डिवाइड हो जाएंगी। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि हम कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं कि अब हमारा मतलब कि नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब हमने पहली बार ये काम कर चुके हैं, अब हमने क्या करना होता है कि हमने पहली बारी के बाद हमारे ग्रुप्स बन चुके हैं। अब हमने उन ग्रुप्स को लेना है और उनमें जो डेटा वैल्यूज़ आई हैं उनको हमने इस्तेमाल करके नए सेंट्रॉइड पॉइंट्स निकालने हैं। अब नए सेंट्रॉइड पॉइंट्स क्यों निकालने हैं, क्योंकि अब लेट्स सपोज मैं 2 दफ़ा अपने प्रोग्राम को रन कर चुका हूँ। अब मेरे पास एक करंट इटरेशन के सेंट्रॉइड पॉइंट्स हैं और जो मैंने रन कर लिए हैं। अब मैंने जब दोबारा उनके नए सेंट्रॉइड पॉइंट्स निकालने हैं तो मैं दोबारा रन करूँगा, तो मैं प्रीवियस सेंट्रॉइड पॉइंट्स को और नए वाले सेंट्रॉइड पॉइंट्स को कंपेयर करूँगा। कंपेयर क्यों करूँगा कि अगर तो वो सेम आ जाते तो मैंने अपने प्रोग्राम को स्टॉप करना है, और अगर वो सेम नहीं आते मैंने दोबारा प्रोग्राम को रन करना है। तो इस वजह से मैंने C1, C2 और C3, C4 लिए थे, क्योंकि C1, C2 हमारे करंट इटरेशन के निकलेंगे सेंट्रॉइड पॉइंट्स, और C3, C4 हमारे नेक्स्ट इटरेशन के निकलेंगे सेंट्रॉइड पॉइंट्स। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हम डेटा सेट जो हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बन चुके हैं उनमें से हम नए सेंट्रॉइड पॉइंट्स को निकाल रहे हैं, और सेंट्रॉइड पॉइंट्स नए वाले के साथ निकालने हैं। हमने दोनों ग्रुप्स को लेना है, यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो हमने दोनों ग्रुप्स को लेना है और उसके अंदर जो डेटा वैल्यूज़ आई हैं उनको हमने एवरेज निकालना है, और जो एवरेज निकलेगा वो हमने नए सेंट्रॉइड पॉइंट्स को साइन करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर तो हमारे पास वैल्यू आ गई है ग्रुप 1 में, एक भी वैल्यू आ जाती है, तो हमने एक लूप लगाना है वहाँ तक, मतलब एक बार लूप चलेगा, और हमने एक वेरिएबल लिया सम का। सम के अंदर हम ग्रुप 1 की हर वैल्यू को डलवाते जाएंगे और ऐड करवाते जाएंगे। फिर हमने वेरिएबल लिया एवरेज का, और उसके अंदर हम सम को डिवाइड करेंगे अपने ग्रुप 1 की टोटल वैल्यू से, नंबर ऑफ़ वैल्यू से, और वो जो एवरेज आ जाएगी हम C3 को साइन कर देंगे। तो इस तरह हमारा जो है ना नया सेंट्रॉइड पॉइंट निकल आया ग्रुप 1 के लिए। फिर हमारे पास एक यहाँ पर एल्स कंडीशन है, उसके अंदर मैं ये कर रहा हूँ कि मैं प्रीवियस सेंट्रॉइड को असाइन कर रहा हूँ टू न्यू सेंट्रॉइड। वो ये वजह है कि लेट सपोज आपके ग्रुप में कुछ भी नहीं आता, मतलब कि ऐसी वैल्यूज़ आपके डेटा सेट के अंदर हैं जो कि आपके किसी भी ग्रुप को बिलोंग ही नहीं करती, तो आपने वो उठा के उस केस में क्या करना है कि आपके पास ग्रुप में कुछ भी नहीं आया तो एवरेज भी आपकी कुछ नहीं निकलेगी। सारी बात आपके ग्रुप में जब आया ही कुछ नहीं है, तो इस वजह से अगर एल्स में वो आ जाता है, यानी कि आपके ग्रुप में कुछ भी नहीं आया, तो हम सिंपली ये करते हैं कि हम प्रीवियस सेंट्रॉइड को नए वाले को साइन कर देते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद हमारा जो लाइन 41 से लेकर लाइन 49 तक काम था वो ग्रुप 1 के लिए था, और लाइन 51 से लेकर 59 तक ग्रुप 2 के लिए काम हो रहा है। और यहाँ पर हम दोबारा वही उसी तरह एवरेज 2 का वेरिएबल है, उसके अंदर एवरेज 2 निकाल रहे हैं, और वो C4 के अंदर हम साइन कर रहे हैं। अब यहाँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ बेसिकली कि ओल्ड सेंट्रॉइड C1 और ओल्ड सेंट्रॉइड C2 क्या था, और उसी तरह C3 और C4 प्रिंट हो रहे हैं। अब उसके बाद हमारा आता है एक और मेन काम, जो कि ये है कि हमने बेसिकली C1, C3 और C2, C4 को कंपेयर करना है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास करंट आइट्रेशन के सेंट्रॉइड पॉइंट्स और प्रीवियस आइट्रेशन के सेंट्रॉइड पॉइंट्स बराबर आ जाते हैं तो हमने अपना काम स्टॉप करना है। इसी वजह से यहाँ पर मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ। अगर तो मेरी करंट आइट्रेशन के यानी कि C1 बराबर हो जाता है C3 के, यानी ग्रुप 1 के दोनों जो प्रीवियस आइट्रेशन का सेंट्रॉइड था और न्यू आइट्रेशन का सेंट्रॉइड था वो बराबर आ जाते हैं, और ग्रुप 2 का जो प्रीवियस सेंट्रॉइड पॉइंट था C2 था, और ग्रुप 2 का जो न्यू सेंट्रॉइड पॉइंट है वो C4 है, अगर वो बराबर आ जाते हैं, दोनों का बराबर होना ज़रूरी, क्योंकि इसलिए मैंने एंड लगाया है, क्योंकि अगर एक भी बराबर नहीं होता हमने दोबारा प्रोग्राम को रन करना है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो उस केस में मैं काउंट को कर दूंगा 1, ये हमारा काउंटर है। तो अगर तो काउंट 1 हो गया, मतलब कि हमारे दोनों ग्रुप्स के प्रीवियस आइट्रेशन के सेंट्रॉइड पॉइंट्स और न्यू आइट्रेशन के सेंट्रॉइड पॉइंट्स सेम आ जाते हैं, तो प्रोग्राम को हमने स्टॉप करना है। काउंटर यहाँ 1 होगा। लेट सपोज काउंटर 1 होगा, ये दोबारा ऊपर आएगा अपने वाइल लूप के पास। वाइल लूप पे कंडीशन लगी काउंट तब तक चलेगा वाइल लूप जब तक काउंट की वैल्यू 0 है। तो अगर तो ये 1 होगी तो ये हो जाएगा एंड। तो यहाँ पर हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट फर्दर नहीं होगा, इसकी बॉडी में नहीं आएगा, बाहर आ जाएगा और सिंपली ये प्रिंट कर देगा प्रोग्राम एंडेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा एक काम हो गया। लेट सपोज हमारी आइट्रेशंस प्रीवियस और करंट के सेंट्रॉइड पॉइंट सेम नहीं आते, तो उस केस में हमने क्या करना है, उस केस में हमने ये करना है कि हमने बेसिकली
जो प्रीवियस सेंट्रॉइड पॉइंट्स हैं उनको एक जगह स्टोर करना है, और जो हमारे न्यू सेंट्रॉइड पॉइंट्स आए हैं अब हमने उनको इस्तेमाल करना है और डेटा सेट की वैल्यूज़ को उनमें से माइनस करना है। तो हम ये कर क्या रहे हैं कि हमारे जो न्यू सेंट्रॉइड पॉइंट्स आए थे वो C3 C4 में आ गए थे, उनको हम असाइन कर रहे हैं C1 और C2 को, यानी कि ग्रुप 1 का जो C3 था वो C1 में जा रहा है और ग्रुप 2 का C4 C2 में जा रहा है। ठीक हो गया। अब जब ये लेट सपोज कि सेम नहीं आता तो एल्स कंडीशन चली और जो हमारे न्यू सेंट्रॉइड पॉइंट्स है वो प्रीवियस वाले को साइन हो गए, यानी कि C1 C2 को साइन हो गया। अब जो दोबारा चलेगा बाई लूप, तो ये जब ये माइनस करेगा फॉर लूप में आके वैल्यूज़ को डेटा सेट की C1 C2 में से, तो ये जो न्यू वाले सेंट्रॉइड पॉइंट्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है। उनको किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एल्स कंडीशन में असाइन कर चुके हैं वैल्यूज़ को, C3 C1 में जा चुका है और C4 C2 में जा चुका है। तो जब ये असाइन हो जाता है तो अब जब ये माइनस करेगा तो इनमें से माइनस करेगा, और जब ये दोबारा से इनमें से माइनस करेगा तो हमारे पास यहाँ पर जब कंपैरिजन होगा तो अब देख सकते हैं कि C3 में अब नया एवरेज का जो आंसर होगा वो आ चुका होगा और C4 में भी नया आंसर आ चुका होगा एवरेज का। तो हम बेसिकली एक तरह से, अगर आपको समझ आ गई हो बात मेरी, तो हम नई वैल्यूज़ से कंपेयर कर रहे हैं ओल्ड वैल्यूज़ से, यानी कि पुरानी वाली भी एक जगह स्टोर्ड है और जो हमारा नए वैल्यूज़ निकली जा रही हैं उनको हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं माइनस करने के लिए, और ये यहाँ पर कंपैरिजन होगा और इस तरह हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा। अभी आपको मैं रन करके दिखाता हूँ। ये मैं ब्लॉक 1 में आ चुका हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। ये हमारे से पूछ रहा है कि हमारा डेटा का साइज़ क्या है। लेट से मैं लेता हूँ 3, तो अब ये पूछेगा एंटर वैल्यू फॉर इंडेक्स 1, यहाँ मैं 1 ले लेता हूँ, एंटर वैल्यू फॉर इंडेक्स 2 2 ले लेता हूँ, और एंटर वैल्यू फॉर इंडेक्स 3 यहाँ मैं 3 ले लेता हूँ। अभी लिस्ट को प्रिंट कर दिया इसने कि लिस्ट इज़ 1, 2, 3। उसके बाद हम आते हैं अपने ब्लॉक नंबर 2 के ऊपर और इसको मैं रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो गया आउटपुट ओल्ड सेंट्रॉइड इज 16 और C1 के लिए यानी ग्रुप 1 के लिए, और ग्रुप 2 के लिए ओल्ड सेंट्रॉइड है 22। फिर हमारे पास जो अब ग्रुप्स के अंदर डेटा डिवाइड हो चुका है उनकी बेस्ड हमारे जो एवरेज निकली कि हमने असाइन किए न्यू सेंट्रॉइड पॉइंट्स को C3 C4 को, वो हमारी आ गई 2 ग्रुप 1 के लिए, और हमारे पास आ गई 22 हमारे पास आ गई हमारी न्यू सेंट्रॉइड ग्रुप 2 के लिए। फिर हमने जो न्यू सेंट्रॉइड पॉइंट्स आए हैं इनमें से डेटा सेट वैल्यूज़ को माइनस किया और दोबारा से ग्रुप्स के अंदर डेटा को डिवाइड किया और हमने फिर से एवरेज निकाली और फिर हमने उनको असाइन किया C3 C4 को। अब इस बारी क्या हो रहा है कि हमारे ओल्ड सेंट्रॉइड पॉइंट्स है 2 और C2 यानी कि प्रीवियस सेट्रेशन के, और मुझे दोबारा रन किया तो हमारे जो अब एवरेज पॉइंट्स आ रहे हैं यानी कि सेंट्रॉइड पॉइंट्स न्यू वाले आ रहे हैं वो भी सेम आ रहे हैं। तो इस केस में हमारा प्रोग्राम जो है वो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि काउंटर 1 हो जाएगा और वाइल लूप की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रिंट हो जाएगा कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। होपफुली आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। So that's it for this video. I hope you enjoyed and take care. Allah Hafiz.